हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली 2 क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट जानकारी प्राप्त कर ली है। आज वाली क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, प्लस ये आपको आना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में अगर आप साइंस पढ़ते हैं, इवन इन 10th क्लास भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। जहां हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में, हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा था मॉलिक्यूल्स का, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास जो है वो हमने नोट डाउन किए थे। आज वाली क्लास में हम सबसे पहली चीज़ जो सीखेंगे वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। इससे पहले हम बात करें कि कंपाउंड्स जो होते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहें कि 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर में वो किसी भी रेशो में मिल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि वो एक डेफिनेट रेशो में हो। जैसे कि NH3 अमोनिया है ना। तो अमोनिया आप अगर लिखते हैं तो हाइड्रोजन इज 3 एंड नाइट्रोजन इज 14। तो कभी भी आप अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेंगे या कहीं भी अगर अमोनिया गैस है तो उसमें जो रेशो है किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का विल ऑलवेज बी 14:3। ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। वाटर की अगर हम बात करें दैट इज H2O, तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन है 16, 1:8। यानी वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 ही रहेगा। तो ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। बात कर लेते हैं CO2 की। ये है 12 और ये हो गया 16, 2 जा 32। 2 के टेबल से अगर कट रहा है तो उसको काट देते हैं अपन। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8। तो ये बात हो गई किसकी? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड्स के, ये हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऐड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट रेशियो टू मेक अ स्पेसिफिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ें और अगला जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसको पढ़ें कि आयंस क्या होते हैं। IONS, आयन। ये आयन अगर हमको समझ में आएंगे तभी हम केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो देखिए आयन क्या होते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, ये किसी मेटल से या किसी नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। ठीक है, या तो मेटल्स के मिलने से बन रहे हैं या मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बन रहे हैं। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अब इनके बीच में बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किस वजह से जुड़ रहे हैं साथ में, तो इनके बीच में बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और बॉन्ड्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड अगर इनके बीच बन रहा है तो वहां क्या पाए जाएंगे? आयन्स पाए जाएंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि अगर किसी मेटल या नॉन मेटल के बीच में आयंस के आदान प्रदान से कोई बॉन्ड बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है ना। अब आयंस होते क्या हैं? आयंस होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं एनायन और एक होते हैं कैटायन। ठीक है, अब एनायन और कैटायन में अंतर क्या है उसको हम जाने। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर हिंदी में इसको हम लिखें अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो है धनायन और ये है ऋणायन। हिंदी में समझ में आ गया? ऋण यानी नेगेटिव और धन यानी पॉजिटिव। जैसे आप संस्कृत में लिखते हो ना कि जब आप संधि विच्छेद लिखते हो तो दिस धन दिस इक्वल्स टू, जो भी आपका आंसर होता है ना, संस्कृत में लिखा जाता है इस तरह। तो धन का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब जोड़ का साइन यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब हम ये जाने कि ये एनायन और कैटायन बनते कैसे हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, दैट इज वैलेंसी। ये आप अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे शायद, अगर कोर्स में होगा तो। देखिए वैलेंसी या संयोजकता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है वैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलेंसी के बाद
एनायन और कैटायन की। अब देखिए कि कोई मेटल है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट मतलब दे देता है, तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और अगर कोई धातु अधातु जो भी है, कोई भी एलिमेंट है मान लीजिए, ये अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि एनायन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, और कैटायन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब बन कैसे रहे कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन बन रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई एनायन और कैटायन की। अब इनकी मदद से केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं उसको हम जानते हैं। अच्छा, एनायन और कैटायन के अलावा एक पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक यानी कि एक से ज्यादा एटम्स हैं। तो किसी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई पूरा चार्ज है ना, जैसे कि अमोनियम आयन होता है NH4+, तो +1 चार्ज है इसके ऊपर। सल्फेट होता है SO4 2-, तो इस पर -2 चार्ज है। ठीक है, ये कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। आपकी जो बुक है हमारी NCERT वाली, उसमें एक टेबल दी हुई है, और उस टेबल में सभी तरह के जो आयंस हैं उनका चार्ज आपको दिया हुआ है। मोनोएटॉमिक आयंस हैं, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और केमिकल फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब इसके लिए आपको जो काम करना है वो इतना सा करना है कि जो हमारी टेबल है ना, उसमें सिंबल्स हैं और उन पर चार्ज जो है वो दिया हुआ है, उसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं उन पर +1 चार्ज होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इन पर +1 चार्ज होता है। कैल्शियम की बात करें +2 होता है। मैग्नीशियम की बात करें +2 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो इस पर +3 चार्ज होता है। तो इस तरह अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर अलग अलग चार्ज पाया जाता है। ठीक, कॉपर जो है इस पर +2 चार्ज भी होता है और +3 भी होता है। अगर +2 चार्ज है, ठीक है, तो ये क्यूप्रस है, और +3 चार्ज है तो ये क्यूप्रिक है। इसी तरह फेरस, लोहा, इस पर +2 +3 दोनों चार्ज होते हैं। अगर +2 है तो ये फेरस है, आप जब नाम लिखोगे ना तो OUS, और +3 चार्ज है अगर तो ये फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड, रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, लोहे पर जो जंग लग जाती है वो। ठीक है, तो उस टेबल में से आप इनको याद कर लोगे। ज्यादातर में +1 +2 ही आपको याद करना है। इनके जो नाम है वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, केमिकल नेम्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब किस तरह हम ये केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसको सीखते हैं। देखो, सबसे सिंपलेस्ट जो केमिकल फॉर्मूला है उसको लिखते हैं पहले। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको करना क्या है, देखो दोनों एलिमेंट्स को लिखो, हाइड्रोजन और क्लोराइड से मिल रहा है। ठीक है, अब कैसे लिखना है आपको? अब जो वैलेंसी है ना, प्लस में और माइनस में दोनों में है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि प्लस माइनस का चार्ज आपको लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इक्वल वैलेंसी होगी, दोनों चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना समझ लें कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना अपने को। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोराइड की भी 1। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन को क्लोराइड की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्लोराइड को हाइड्रोजन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है। H को 1 से मल्टीप्लाई किया, H 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोराइड को 1 से मल्टीप्लाई किया, Cl। ये हो गया सबसे सिंपल केमिकल फॉर्मूला जो कि हमारे कोर्स में दिया हुआ है। अब देखो,
जैसे मैं सेकेंड लिखती हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन 1, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड का बताइए वैलेंसी, है ना, सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2, S2 माइनस लिखते हैं इसको, है ना, ये हो गया सल्फाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो H2S, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन और सल्फाइड की होती है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये H पर आएगा 2, SO4 अकेला आ जाएगा, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। H को 2 के साथ लिखोगे, SO4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एज इट इज SO4 ही आ जाएगा। चलो कैल्शियम क्लोराइड लिखें, देखो कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं, फोर्थ वन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम Ca2+2 होता है, अभी बताया मैंने आपको, क्लोराइड मैंने आपको बताया सभी हैलाइड्स की वैलेंसी 1 होती है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca अकेला आएगा, Cl2 आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखोगे, वो भी मेटल है, Mg2Cl, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2, ठीक है। अब लिखें अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर बच्चों, आप देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना होता है, +3 मैंने बताया आपको। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि O, ऑक्साइड होता है 2-, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, Al2O3, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद लिखे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो इजी लग रहा है ना बनाना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से इसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। और एक चीज याद रखना, ये आपसे 100% एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम याद कर लो, मेटल है, +2, हाइड्रोक्साइड को अपन लिखते हैं OH, और OH पर आता है -1 चार्ज, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Mg को 1 से मल्टीप्लाई किया, Mg एज इट इज OH होल ट्वाइस आएगा, क्योंकि OH को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो OH पूरे पर 2 चार्ज आ जाएगा, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और लिख के देखते हैं, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, क्लोराइड -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al को 1 से मल्टीप्लाई किया, Al, Cl को 3 से, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बताओ लिखना आया कि नहीं फॉर्मूला, ध्यान क्या क्या रखना है आपको। पहली बात देखो, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना है, इनके सिंबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बुक में जो टेबल है ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, अगर ये आपको लर्न नहीं है तो फिर आप फॉर्मूला बच्चों नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इतने टिपिकल नहीं है, ऐसे बहुत बड़ी सारी नहीं है। अच्छा एक चीज ये और कि अगर आपने मान लीजिए ये मन बना लिया कि भाई ये हमको नहीं आते हैं, लिखने गलत हो ही जाते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना, हर काम कभी ना कभी तो सीखना पड़ता है। तो वही वाली बात है कि अभी तक भी नहीं सीखा है तो आज सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब जागो तभी सवेरा, आज भी लेट नहीं हुए, अभी भी आप कर सकते हो। पहला काम, वो टेबल आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है कैटायन, नेगेटिवली चार्ज है एनायन, ये आपको याद हो गया। पॉली एटॉमिक आयंस हैं तो पूरे एटम का आपको अच्छे से चार्ज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, दोनों के नाम है, 2 नाम है, दोनों के सिंबल लिख दो, दोनों के उनके ऊपर चार्ज लिख दो आप, पहली चीज। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो किसको, चार्ज को सिंबल के साथ, और बस आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इतना कोई टिपिकल काम है नहीं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, अभी भी समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में एक बार और बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, जो कि हमारे चैप्टर का अगला पॉइंट है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखो, मॉलिक्यूलर मास है किसी भी, हम फॉर्मूले की बात करें, है ना, मॉलिक्यूलर मास, इसको लिखेंगे अपन आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान है क्या ये? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एटम। ठीक, किसी भी एटम के मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो लिखो, नोट करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूलर मास की बात करें, इज द सम ऑफ molecular masses of all the atoms present in the substance। तो किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की हम बात करें अगर, तो उसका आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के आणविक द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा। नोट करो, देखो, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित सभी, ठीक है, तो परमाणुओं के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा, बराबर होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये डेफिनेशन तो हमारे काम की इतनी नहीं है कि इसकी डेफिनेशन आपसे लिखने के लिए पूछी जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नोट करने के लिए अगर आ जाए तो हमें आना चाहिए। जैसे कि जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, ठीक, तो सिंबल हम यहाँ पर वो यू लगाएंगे, यूनिफाइड मास पता कर लिया था हमने। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 1 × 2 + 16 दैट इज 2 + 16 = 18, और साथ में आप लिखेंगे यूनिफाइड मास दैट इज 18U। क्लियर है? HNO3 का निकालें अगर, तो लो HNO3 का निकाल देते हैं, CaCO3 का निकाल देते हैं, कैल्शियम का 40, क्लोरीन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 दैट इज 48, 40 + 12 + 48 100। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। ठीक है, ये तो हो गया किसी सब्सटेंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। फॉर्मूला मतलब जो कोई फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का हमारे पास, उसका अगर हम वेट निकाल दें या मास फाइंड आउट कर लें तो वो फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। बस इतना सही अंतर है, तो आप इसको नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़े फॉर्मूला यूनिट मास की तरफ। ठीक है, चलो, तो बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा इसमें। आप यहां लिखोगे फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है,
फॉर्मूले यूनिट मास जो है वो एटॉमिक मास के टोटल के बराबर है इन अ यूनिट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वहां हम बात किसकी कर रहे थे? सब्सटेंस की। यहां हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, यानी कि किसी कंपाउंड के यूनिट फॉर्मूले में, जैसे कि मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का जो वेट है या मास है उसका जो सम है वो फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा। जैसे NaCl की हम बात करते हैं, सोडियम 23 + 35.5, ये लो, ये हो गया NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पर आ गए अपन मोल कंसेप्ट पर। मोल परिकल्पना क्या है? ये मोल, तो मोल को जानने से पहले आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। देखो, जैसे कि एक डजन में कितनी वस्तुएं आती हैं? 12। सही है क्या? एक डजन में हमेशा 12 चीजें ही आती हैं। इसके अलावा एक ग्रॉस, इसमें 144 यूनिट्स आती हैं किसी भी चीज की। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट के लिए जो बेस जो माना जाता है वो माना जाता है आवेगाद्रो नंबर को। आवेगाद्रो ये एक इटालियन साइंटिस्ट है। आवेगाद्रो, इनका पूरा नाम था एमिडियो आवेगाद्रो, और इन्होंने हर वस्तु के लिए एक बेस यूनिट बनाई, 1 मोल का वेट दिया, और 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये है आवेगाद्रो नंबर। ठीक है, तो ये 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये मोल कंसेप्ट आपको इसलिए बताया मैंने कि ये जो मोल कंसेप्ट है अब हमारे सिलेबस में तो इंक्लूडेड है नहीं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ये आवेगाद्रो नंबर आपको याद हो जाए। ठीक है, बाकी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिलेबस की बात करें तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास था, वहीं तक हमारा चैप्टर था, तो वहां तक आप अच्छे से तैयारी कर लें। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, और अगली क्लास में मिलेंगे। कोशिश ये करेंगे कि अगली क्लास में हम मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ें। 9th क्लास की आपकी जो मैथ्स की बुक है, तो अगर आप क्लास को देख रहे हो, कोई मैथ्स का चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। कोशिश मैं ये करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और उसी चैप्टर को अगली क्लास में इंक्लूड कर सकूँ। और नहीं तो हम हमारा साइंस का नेक्स्ट चैप्टर तो पढ़ेंगे, तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी साथ के साथ करते रहिए, और अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।